Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Evening. Evening. So every student will turn on his or her video quickly so that we can start our today's class. क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है. एज फार एज आई नो 11 तक कल हो गए थे. बताओ रिप्लाई. 11 तक हो गया था कल. यस सर। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। बस 4 ही बच रहे हैं. खत्म कर दें 4 चारों या आज ही. 5। खत्म कर दें आज ही. नो सर, कल परसों में भी हो जाएगा। कल परसों तक करना है. अच्छा चलो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करते हैं. फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग. रीड आउट करते हैं क्वेश्चन. एवरीवन ऑन द स्क्रीन. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. अब ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं, like the one which we are studying. वैसे खतरनाक का मतलब है कि गलती कराने वाले. खतरनाक का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट टू सॉल्व है. सॉल्व करने में उतना ही आसान है जितने बाकी क्वेश्चन हमने किए, बट प्रॉब्लम है कि ये थोड़े से हमको गलती करा देते हैं. कैसे? क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी जिक्र है और एंगल ऑफ एलिवेशन का भी जिक्र है. तो एलिवेशन मतलब हमको हमारी गर्दन ऊपर करनी है, वो वाला एंगल, और डिप्रेशन हमको हमारी गर्दन नीचे करनी है, वो वाला एंगल. तो कौन से पॉइंट से तो एलिवेट करना है और कौन से पॉइंट से डिप्रेस करना है वो सोचना पड़ेगा. उससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप ये आइडेंटिफाई करो कि इस पूरे क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितनी तरीके की बिल्डिंग्स हैं. बोलो. कितनी तरीके की ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें. नहीं आइडेंटिफाई हुआ अभी तक. हम्म. आवाज नहीं आ रही मेरी. टू। हम्म. दो सर। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. कौन कौन से हैं वो 2 ऑब्जेक्ट्स. बिल्डिंग और केबल यस. एक तो है टावर। बिल्डिंग और बिल्डिंग. केबल टावर। यस ऑब्वियस बात है, बिल्डिंग और केबल टावर. यानी कि 2 बिल्डिंग खड़ी करनी है. अब पहले आप ये सोचो कि बिल्डिंग और केबल टावर में से कौन सी ज्यादा हाइट में होगी, कौन सी हाई होगी और कौन सी लो होगी. बोलो. बिल्डिंग बड़ी होगी या केबल टावर बड़ा होगा. बोलो बच्चों. बिल्डिंग। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी. बिल्डिंग। बिल्डिंग बड़ी होगी और टावर यस छोटा सर, होगा. बिल्डिंग को तो कितनी अच्छा टावर छोटा होगा. बिल्डिंग को तो कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। अच्छा, और फिर टावर को छोटा बना दे. बना लो। अब अगर बिल्डिंग को बड़ा और टावर को छोटा बनाते हैं तो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जो बैठा है उसको सिग्नल कैसे मिलेगा, जरा बताना. अच्छा आप मुझे ऐसा बताओ, आप जहाँ पर सर, बिल्डिंग के ऊपर टावर हो सकता है। नहीं, बिल्डिंग के ऊपर होता तो ये फिर मेंशन होता भी केबल टावर बिल्डिंग के ऊपर है, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है ना कि केबल टावर बिल्डिंग के ऊपर है. तो दैट मीन्स दोनों ग्राउंड लेवल पे हैं. केबल टावर भी ग्राउंड लेवल पे, बिल्डिंग भी ग्राउंड लेवल पे है. अब आप मुझे बताओ, आप जहाँ रहते हो, जैसे आप निवाई में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, तो आपने ऐसा टावर देखा है जो बिल्डिंग से छोटा हो. अगर देखा है तो मुझे भी दिखाना जरा कि ऐसा कौन सा टावर किसने खड़ा किया जो बिल्डिंग से भी छोटा होता हो. फिर उस टावर को खड़ा करने का मतलब ही क्या हुआ. तो सिग्नल कैसे देगा, ऊंची बिल्डिंग्स को सिग्नल कैसे देगा जब उसकी हाइट बिल्डिंग से ही छोटी है तो. सर, बुर्ज खलीफा से ऊंचा थोड़े ना होगा टावर। क्या. बुर्ज बुर्ज खलीफा भी तो बिल्डिंग ही है। अगर बुर्ज खलीफा के रेफरेंस में टावर खड़ा करना है तो फिर कोई बेवकूफ़ी होगा जो टावर खड़ा करेगा, फिर तो बुर्ज खलीफा के ऊपर ही टावर खड़ा करेगा. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बुर्ज खलीफा. ठीक है ना, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही, 7 वंडर्स या उनके बारे में बात नहीं हो रही. जनरल टॉकिंग. यस सर। तो जनरली बिल्डिंग से बड़ा टावर होता है. ठीक है. ठीक है ना. यस। चलो तो ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले आप 2 टावर खड़े कर दो, मतलब 2 बिल्डिंग्स खड़ी कर दो. एक छोटी और एक बड़ी. एक छोटी और एक बड़ी. लेट्स से ये बड़ी कर दी मैंने और उससे हाइट में थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, लाइक दिस. ऐसे कर देता हूँ. ठीक है.
ओके तो ये तो हो गई हमारी केबल टावर और ये हो गया हमारा बिल्डिंग। दिस इज केबल टावर एंड दिस इज बिल्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग गिवन है, तो बिल्डिंग कौन सी है? रेड वाली बिल्डिंग है, तो जो गिवन है उसको मार्क कर देते हैं। ये है 7 मीटर, इसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक है। और इसकी हाइट ऑब्वियसली उसने पूछी है, क्योंकि इसकी हाइट दे रखी है तो उसकी हाइट पूछी होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स ये टावर की हाइट मुझे पता करनी है। ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ हाल फिलहाल, ये मुझे पता करनी है। अब एंगल्स की बारी है। अब एंगल्स को बड़े ध्यान से सुनना है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा इनके नामकरण कर दो चलो। लेट्स से ये है ए, बी, सी, डी। अब ए बी सी डी में से ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जिसके बारे में स्टार्टिंग में कहा गया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप वाला पॉइंट ए बी सी डी में से चारों में से कौन सा होगा? सोच के बताओ। ए। ए। ऑब्वियस बात है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप ये है। तो ए पॉइंट से अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। ए पॉइंट से अपने को क्या बनाना है? क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है, देखो फ्रॉम कब लगाते हैं हम? जहां से स्टार्ट करते हैं। तो ए से स्टार्ट करना है। और एलिवेशन, एलिवेशन ऐसे ऊपर बनता है कि नीचे बनता है? एलिवेशन कैसे बनेगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। एलिवेशन मतलब गर्दन ऊपर करना। तो यानी कि ए से मुझे ऊपर जाना है। अब कहां जाना है? तो उसके लिए आगे पढ़ो। ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? टॉप ऑफ ए केबल टावर। यानी केबल टावर के टॉप पे जाना है। तो केबल टावर का टॉप क्या है? सी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग की जगह मैं लिख सकता हूँ पॉइंट ए, और टॉप ऑफ ए केबल टावर की जगह मैं लिख सकता हूँ पॉइंट सी। लिख सकता हूँ एज पर माई फिगर। तो पॉइंट ए से मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है पॉइंट सी पे। समझ आ गया होगा सभी को? और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम बनाते हैं, देन दिस एंगल ऑफ एलिवेशन कम्स आउट टू बी व्हाट? 60 डिग्री। इवन है ना? रीड करो, इट इज 60 डिग्री। तो बना दो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको मार्क कर दो 60 डिग्री एवरीवन। अच्छा 60 डिग्री में कैसे मार्क करेंगे बताओ? कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे? देखो ए से लेके सी तक मैंने गर्दन ऊपर कर दी। ये मेरी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है, यानी मेरी नजर है जो ए से सी की तरफ जा रही है। तो इस फिगर के अंदर कौन सा एंगल है 60 डिग्री? बताना जरा इस समय। हेलो। सर एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। पड़ेगी सीधी। भाई गरिमा, एंगल बी ए सी आपको दिखने से भी 60 डिग्री लग रहा है क्या? बताओ जरा। 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल होता है, और ये जो एंगल बी ए सी आपने बताया ये तो एक 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है जितना कि मुझे दिख रहा है। बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा? 90 डिग्री से बड़ा एंगल दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल, जबकि 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। हाँ सर जी तो पॉइंट ए लाइन खींचनी पड़ेगी। यस। तो आपको पहले भी, अब सुनो मेरी बात सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से सुन लो अब सारी चीजें। इधर देखो मेरी तरफ। वेन एवर वी ड्रॉ एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है तो हमको इसे गर्दन ऊपर करनी है। तो एक तो हो गई मेरी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट जिसको मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसको नहीं देखूं और मैं अपनी गर्दन को बेस लेवल पे सीधा करूं, तो मेरी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो लाइन जा रही है, उस लाइन और जाने वाली लाइन के बीच का एंगल होता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया? अगर मैं ऊपर ना देखूं और सामने देखूं तो मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट क्या होगी? समझ आ गया क्या? उस नॉर्मल लाइन ऑफ साइट और एक्चुअल लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो वो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट वो जमीन ही होती है। लेकिन अगर मैं टॉप पे खड़ा हूं किसी बिल्डिंग के, तो वो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट आपको डॉटेड फॉर्म में बनानी पड़ती है। बोलो समझ आ गया क्या? बताइए समझ आ गया? अगर आप जमीन से देख रहे हो किसी को, अभी तक अपन जमीन से ही देख रहे थे, तो जमीन से देख रहे थे ना, जो ग्राउंड लेवल था ना, वही नॉर्मल लाइन ऑफ साइट का काम कर रहा था। भाई सपोज करो मैं बी पॉइंट पे खड़ा होता, जमीन पे खड़ा होता और मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता, तो ये एक्चुअल लाइन ऑफ साइट हो गई और यही मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हो जाती और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता। क्योंकि मैं जमीन पे खड़ा हूं तो ये ग्राउंड लेवल ही मेरा एंगल नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन अगर मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूं, मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ा हूं, तो फिर मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट मुझे ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी। वो होगी मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, और ये हो गई एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, और इसके बीच का एंगल हो गया ये 60 डिग्री। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर मैंने ए
यहाँ पे एक पॉइंट का मार्क करना पड़ेगा, लेट्स से इसको पी मार्क कर देता हूं मैं, ये परपेंडिकुलर भी बनेगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए पी सी, एंगल सी ए पी ये होगा 60 डिग्री। बोलो समझ आ गया? बताओ, समझ आ गया? यस सर। अब इसी पॉइंट से देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। ऑफ हम कब लगाते हैं? जब हम जहां जिसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं फुट की तरफ तो जा रहा हूं, लेकिन मैं आया कहां से? तो ये पॉइंट गिवन नहीं है ना, तो हम मानेंगे कि वो जो पहले वाला पॉइंट गिवन था ना फ्रॉम, उसी पॉइंट से आ रहे हैं। तो इस पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट का नाम क्या था? पॉइंट ए। बताओ इस वाले पॉइंट का नाम क्या था? पॉइंट ए। और अब उसके फुट पे जाओ, यानी सामने वाले टावर के फुट पे जाओ, सामने वाले टावर पे के फुट पे यानी पॉइंट डी। तो अब आप पॉइंट ए से और पॉइंट डी की तरफ डिप्रेशन कर रहे हो, डिप्रेस कर रहे हो। तो चेक करो, ए से डी की तरफ मैं नीचे की तरफ जाऊंगा? नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जा सकता हूँ, देखो जा सकता हूँ ना। तो ये तो ए से लेके डी तक तो हो गई मेरी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, और नॉर्मल लाइन ऑफ साइट वही जो पहले मैंने बनाई है एपी। इस एपी और इस एडी के बीच का एंगल हो जाएगा ये 45 डिग्री, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। बताइए समझ आ गया? अब अगर ये फिगर कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे तो ही आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, फिगर कंप्लीट नहीं किया तो फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बताइए, फिगर कंप्लीट कर लिया है हमने, इस फिगर में किसी को कोई भी डाउट हो तो? एक ही पॉइंट से देखो, इधर देखो वापस मेरी तरफ। सपोज करो मैं बिल्डिंग के टॉप पे हूं, सामने एक मुझसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब मेरी बिल्डिंग से ऊंची बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के टॉप पे भी कोई खड़ा है, उस बिल्डिंग के नीचे बॉटम में भी कोई खड़ा है। अब एक ही जगह से मैं एक बार उसको देख रहा हूं और एक बार इसको देख रहा हूं, एक ही पॉइंट से एलिवेशन करना पड़ रहा है, एक ही पॉइंट से डिप्रेशन करना पड़ रहा है। तो एलिवेशन जब मैं कर रहा हूं तो मुझे 60 डिग्री गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही है, और जब मैं नीचे वाले को देख रहा हूं तो मुझे 45 डिग्री गर्दन नीचे उतारनी पड़ रही है। समझ में आ गई? प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बन गई ना। मैं बिल्डिंग के टॉप पे हूँ, सामने एक लंबा टावर है, उसके टॉप वाले आदमी को भी देख रहा हूँ, उसके बॉटम वाले आदमी को भी देख रहा हूँ। ऊपर देखता हूँ तो 60 डिग्री ऊपर, नीचे देखता हूँ तो 45 डिग्री नीचे। बोलो समझ आ गया अभी सभी को? बोलो। योगराज समझ में आ गया? मोहित कोसवाल? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिगर कंप्लीट। चलो अब आगे आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको तो डिकोड कर लिया, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम। हेयर हेयर इट इज गिवन दैट, जो गिवन है वो लिख देते हैं हम एक बार। हियर इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट गिवन है एक, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्या है? ए बी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज ए बी, ये गिवन है 7 मीटर। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है, ठीक है। और उसके बाद फिर एंगल्स ऑफ एलिवेशन गिवन है। अच्छा, इस फिगर के हिसाब से ए बी और पी डी दोनों सेम होंगे? बताओ, ए बी और पी डी, ये पी से लेके डी तक भी 7 मीटर हो जाएगा क्या? बताओ, बोलो हो जाएगा? मार्क कर दो, पी से लेके डी तक भी हो जाएगा 7 मीटर, यहां से लेकर यहां तक भी ये 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के नीचे मार्क कर देता हूं, सो पी डी बी हो जाता है 7 मीटर, क्योंकि ए बी और पी डी क्लियर है फिगर से कि साफ साफ कि इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, यानी सी से लेके डी तक की हाइट चाहिए। तो चेक करो, सी से लेके डी तक की हाइट में पी से लेके डी तक की हाइट तो पता है आपको 7 मीटर। तो आपको बस सी से लेके पी तक की हाइट चाहिए, सीपी। सीपी अगर निकल जाएगा तो उसमें 7 मीटर जोड़ के मैं टोटल हाइट निकाल लूंगा इसकी। ठीक है, तो अब पूरा फोकस किस पे होना चाहिए कि सीपी कैसे निकले। ऑब्वियस बात है, सीपी निकालने के लिए ऊपर वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। ऊपर वाले ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है, तो एक कोई भी साइड पता चल जाए तो मैं सीपी निकाल लूंगा। अब एक कोई भी साइड गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा? एपी निकालने की कोशिश करूंगा। एपी कैसे निकलेगा? नीचे वाले ट्राइंगल की मदद से। तो देखो ध्यान से, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ए पी डी। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड 7 मीटर गिवन है, इसकी मदद से ये एडजेसेंट साइड आ जाएगी, अपोजिट साइड है, 45 डिग्री के सामने आ रही है, तो ये अपोजिट साइड है, इसकी मदद से एडजेसेंट साइड आ जाएगी। ये एडजेसेंट साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी एडजेसेंट साइड है,
आ जाएगी ना। तो यहाँ से तो मैं निकालूंगा और वहां पे यूज करूंगा, तो ये साइड जैसे ही आ जाएगी तो इसकी मदद से फिर ये अपोजिट साइड आ जाएगी सीपी। एक बार सीपी आ गई तो सीपी में 7 मीटर जोड़ के टोटल हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। बोलो समझ में आ गई अप्रोच सबको? also also it is given that, अब एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन की बात करते हैं। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन from the top of the building, from the top of the building of the top of the cable tower, ठीक है, दैट इज ये वाला एंगल को क्या मार्क करेंगे हम, एंगल CAP, ये गिवन है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कौन से पॉइंट से, डिप्रेशन भी A पॉइंट से, यस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ही रहेगा वो भी। देखो एक चीज आपने नोटिस करी कि कोई ग्राउंड पे पॉइंट है ना, तो उससे तो हर हाल में एलिवेशन ही होगा, फिर डिप्रेशन कैसे होगा, जमीन के नीचे थोड़े जाएंगे। लेकिन जो टॉप वाला पॉइंट है ना, उससे दोनों चीजें हो सकती हैं, उसे और ऊपर भी जा सकते हैं और डिप्रेस भी कर सकते हैं। तो टॉप वाले पॉइंट से एलिवेशन डिप्रेशन दोनों पॉसिबल है, लेकिन बॉटम वाले पॉइंट से तो हर हाल में एलिवेशन ही होगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस नीचे कोई अंडरग्राउंड कोई एरिया नहीं है। अगर मान लो अंडरग्राउंड एरिया है तो फिर वहां से भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे मान लो कोई वाटर बॉडी है, कोई नदी है, तो नदी के अंदर और अंदर जा सकते हैं ना हम, जैसे कोई खाई है, ठीक है, कोई माउंटेन एरिया, तो वहां पे फिर बॉटम से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फुट ऑफ द केबल टावर, फुट ऑफ द टावर लिख दो। और इस वाले एंगल का नाम पढ़ के बताना जरा, 45 डिग्री वाला एंगल का नाम पढ़ के बताना एज पर दिस फिगर। एंगल वो CAP था तो ये DAP हो जाएगा, वो CAP था ना तो ये DAP हो जाएगा 45 डिग्री। फाइन। अब हमने क्या डिसाइड किया, पहले हम पकड़ेंगे नीचे वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल, ये 90 डिग्री याद रखना। कौन सा वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, एंड ट्राइंगल APD। उसके अंदर एक 90 डिग्री वाला एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, एक साइड गिवन है, तो उसके हिसाब से AP आ जाएगी। तो 45 डिग्री के सामने अपोजिट साइड तो गिवन है एक तरीके से, और एडजेसेंट साइड मुझे निकालनी है। ठीक है, तो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो tan थीटा में लग जाएगा। चलो लगाओ। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल APD, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल APD 90 डिग्री फिट करो। राइट एंगल बताओ कौन सा है, एंड राइट एंगल बता दिया तो अब क्या बताना है, एक्यूट एंगल कौन सा है। तो एक्यूट एंगल कहाँ पे बन रहा है, A पे बन रहा है, एंगल DAP। एंगल DAP 45 डिग्री। और उसके बाद कौन सी साइड गिवन है वो बताओ, PD। साइड PD गिवन है कितनी, 7 मीटर। और मुझे कौन सी साइड निकालनी है वो बताओ, साइड AP। साइड AP मुझे निकालनी है, तो AP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और साइड PD जो गिवन है वो अपोजिट साइड है, के सामने मार्क कर दो, ये अपोजिट साइड है। और साइड AP जो मुझे पता करनी है वो एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो पता करते हैं अब। tan थीटा लगा देते हैं नाउ, tan। और tan किस एंगल पे लगेगा, एक्यूट एंगल किस पे बन रहा है, A पे। A पे बन रहा है 45 डिग्री का, तो tan A फॉर्मूला वो का वही जो 2-3 दिन से यूज कर रहे हैं हम। देखो आपने नोटिस किया तो 2-3 दिन से tan थीटा के अलावा और कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। आवाज आ रही है मेरी, सबको क्लियर है यस सर। भाई? हाँ हूँ ना, यस सर, नो सर करते रहो बीच बीच में। अपोजिट साइड क्या हो गई, PD, और एडजेसेंट साइड क्या हो गई, AP। दैट इज एंगल A कितना, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू PD कितना, 7।
और AP तो मुझे पता करना है। बोलो शौर्य, 1045 डिग्री कितना होता है? 1 1 को क्या लिख सकते? 1 1/1, 7/, 1 ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो AP इंटू 1 और इधर कर देंगे 7 इंटू 1, तो AP बन जा AP और 7 बन जा 7 मीटर। तो यहां से AP की वैल्यू 7 मीटर आ चुकी है। चाहो तो हम फिगर में भी मार्क कर सकते हैं, कोई अगर करना चाहो तो। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, AP 7 मीटर आ गए। तो अब ये 7 मीटर ऊपर वाले ट्रायंगल में भी हमको काम देगी। ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ही हमने ये 7 मीटर फाइंड आउट करी है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? CPA, जिसके अंदर CPA 90 डिग्री है और CAP 60 डिग्री है। अगेन इन ट्रायंगल, अगर आपके पास स्पेस है साइमल्टेनियसली करने का लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट कर दो, नहीं तो फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। अगेन इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम था? CPA। CPA, इसमें एंगल CPA है हमारा 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल जो है कौन सा वाला? 60 डिग्री। वो कौन सा है? एंगल CAP। एंगल CAP इक्वल टू 60 डिग्री। पहले दो एंगल बताया करो हमेशा, पहले 90 डिग्री वाला एंगल, फिर एक्यूट एंगल। उसके बाद फिर कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड निकालनी है। तो पिछले केस में तो ये एडजेसेंट साइड मिसिंग थी, लेकिन इस केस में तो ये एडजेसेंट साइड गिवन है ना, क्योंकि जो ये मिसिंग थी वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इस बार पहले AP लगाओ। पहले क्या लगाओ? AP। कितनी गिवन है बताओ ये? 7 मीटर। पता कैसे चला? पता कैसे चला? प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव। और वहां क्या लिखूंगा मैं? गिवन। 7 मीटर यहाँ क्या लिखूंगा? गिवन। वो तो गिवन थी, लेकिन ये मैंने अभी अभी प्रूव करी है। ठीक है। और पता करनी कौन सी है? CP पता करनी है। तो CP के आगे लगाओ क्वेश्चन मार्क। और पिछले ट्रायंगल की तरह ही AP उसमें एडजेसेंट साइड थी, इसमें भी एडजेसेंट साइड ही है। तो एडजेसेंट साइड इक्वल टू AP एक तरीके से गिवन है, और अपोजिट साइड जो है CP वो मुझे बता। तो एक तरीके से देखो, उसमें अपोजिट साइड गिवन थी, इसमें अपोजिट साइड मिसिंग है। इसमें एडजेसेंट साइड मिसिंग थी, उसमें एडजेसेंट साइड गिवन है। ठीक है, समझ आ गया? चलो जी, तो अगेन अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो तो 10A से ही निकलेगा, दोबारा से 10A लगेगा, क्योंकि इस बार भी एक्यूट एंगल चेक करो 60 डिग्री किस पे बन रहा है? लेटर A पे बन रहा है। इधर से देख लिया करो, या तो फिगर में देख लिया करो, नहीं तो 60 डिग्री किस पे बन रहा है? लेटर A पे बन रहा है। A पे बन रहा है तो 10A इज इक्वल टू द सेम फॉर्मूला, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड divided by adjacent side. So opposite side is given as CP and adjacent side is given as AP. That is put the data 10। अब की बार नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल A की वैल्यू क्या है? 60। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल A की वैल्यू 45 डिग्री है, लेकिन ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल A की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। तो अब की बार 10 60 डिग्री लगाएंगे हम। अपोजिट साइड CP की वैल्यू पता करनी है, CP को CP छोड़ो, और AP की वैल्यू अब की बार पता है, कितनी पता है? 7, राइट। योगराज बताओ 1060 कितना होता है? √3 √3। बिल्कुल तैयारी बैठा था क्या? √3, और √3 को लिख सकते हैं हम √3/1 इक्वल टू CP/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CP बन जा CP, और ये हो जाएगा √3 गुणा 7। तो इट इज लाइक CP बन जा CP, और √3 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ? √21 लिखते हैं इसको, 3 7 या 21, टेल मी। बोलो, लिख सकते हैं √21? बोलो, ज्योति बताओ, लिख सकते हैं √21? एंटीना, कनिका भी आई है, बताओ। नो सर। नहीं लिख सकते, जो रूट के अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। तो 7√3 लिखेंगे इसको, 7√3 मीटर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? अब जैसे ही देखो ये 7√3 मीटर आया ना, तो वहीं से मुझे पता चल गया कि मैंने थोड़ा सा फिगर इनअप्रोप्रिएट बनाया। बट वो हमारी गलती नहीं, हमको थोड़ा ना पता था कि बड़ा आएगा छोटा आएगा। बट एक छोटा सा एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि 7 मीटर छोटा होता है। 7 मीटर और 7√3 मीटर में से कौन सा छोटा, कौन सी छोटी लेंथ है और कौन सी बड़ी लेंथ है बताओ?
छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सर सी? AP छोटी है, CP बड़ी है। सर ये बड़ी 7 मीटर है। 3 ग्रेटर देन होगी 7 से, क्योंकि ये √3 से मल्टीप्लाई भी हो रही है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, यानी 7 का पौने 2 गुना करना है, और यहाँ पे 7 का 1 गुना ही है। ये ज्यादा होगी ना, 7 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 करूंगा तो 7 से तो बड़ी होगी ना वैल्यू, 1 पॉइंट है, 1 से कुछ भी ज्यादा है तो बड़ी होगी। तो इसका मतलब फिगर के अंदर जो हमने हाइट वगैरह ड्रॉ करी है वो इनअप्रोप्रिएट ड्रॉ करी है, एटलीस्ट मैंने मेरे फिगर में। तो आपने, आपका मुझे पता नहीं, देखो मैंने PD बड़ी बनाई है और CP छोटी बनाई है, जबकि PD छोटी है और CP बड़ी है। CP क्या निकली? 7√3 निकला ना, 7√3 निकला, तो ये थोड़ी सी इससे भी बड़ी बनती, तो ये फिगर होता मेरा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें लेकिन हमारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये तो हमको पता, अगर पहले से गिवन होता और मैं इनअप्रोप्रिएट बनाता तो गलती होती, लेकिन पहले से नहीं गिवन था ना, एक चीज तो मैं निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या पता भाई बड़ी निकलेगी क्या छोटी निकलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। CP कुल मिला के हमने निकाल दी, कितनी निकाली? 7√3 मीटर। अब अपने को टोटल CD चाहिए, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। चलो खत्म करते हैं इसको, क्लोजिंग स्टेटमेंट पे आ जाइए। हेंस हाइट ऑफ द केबल टावर, और केबल टावर को टोटल को क्या कह सकते हो आप? CD, दैट इज CD। CD को ब्रेक करें दो पार्ट्स में, तो CP प्लस PD। CP अभी अभी निकाला है मैंने, और PD ऑलरेडी गिवन था। गिवन तो क्या था, मतलब मैंने उसे डिराइव कर लिया था। तो वैसे तो आंसर आ चुका है, हम चाहें तो 7 को कॉमन ले सकते हैं। 7 को कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, और 7 में 7 कॉमन लिया तो 1 बचेगा। तो चेक करो किस फॉर्म में आंसर है, ऊपर वाले फॉर्म में या नीचे वाले। चेक कर लीजिए सारे बच्चे, मैच हो गया सभी का आंसर। Yes, sir. ओके, डिलीट करने चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का शायद फिगर गिवन है, 13 क्वेश्चन का फिगर गिवन है क्या? नहीं है, चलो कोई बात। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression, अब angles भी कह रहा है और डिप्रेशन वर्ड ही यूज कर रहा है, यानी कि दो एंगल्स बनेंगे और दोनों डिप्रेशन में बनेंगे। ठीक है, ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स हैं, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक उनमें से कोई भी एक शिप दूसरे शिप के पीछे है। ठीक है, अभी अपन फिगर बनाएंगे तो चीज क्लियर होगी। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और दोनों के दोनों शिप्स लाइट हाउस के सेम साइड पे। ऐसा नहीं है कि एक शिप लाइट हाउस के इधर लेफ्ट साइड हो और दूसरा राइट साइड हो, या ये वाला लेफ्ट साइड और ये वाला राइट साइड हो, या तो दोनों लेफ्ट साइड है या दोनों राइट साइड है, यानी दोनों शिप्स को आपको बिल्डिंग के या तो राइट साइड बनाना है या दोनों शिप्स को बिल्डिंग के लेफ्ट साइड बनाना है। अगर अदला बदली नहीं कर सकते कि एक को इधर बना दिया एक को इधर बना दी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच की दूरी आपको पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मुझे ये बताओ, ये वर्ड एक लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइट हाउस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट हाउस? लाइट हाउस कैसे बिल्ड, ये तो आपको सब पता चल रहा है कि 75 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। लाइट हाउस क्या है? 75 मीटर ऊंची क्या है? एक बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग्स का ही जिक्र है पूरे एक्सरसाइज में। पर ये लाइट हाउस किस टाइप की बिल्डिंग होती है, इसका क्या काम होता है, कोई जानता है? सर जो शिप को रास्ता दिखाता है। यस, देखो अभी तो हमारे पास GPS की टेक्नोलॉजी हो गई है, तो अभी तो इन लाइट हाउस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इन लाइट हाउस को केवल और केवल प्राचीन मॉन्यूमेंट्स की तरह सजा के और म्यूजियम की तरह दिखाया जाता है आजकल। लेकिन पुराने जमाने में जब GPS नहीं होता था, तो समुद्र में जब शिप्स चलती थी, तो उन शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए समुद्र के बीचों बीच कुछ टावर टाइप में बिल्डिंग बना दी जाती थी। ठीक है, जैसे अभी हमारे टोंक में घंटाघर है, इस टाइप के टावर बना दिए, थोड़े और ऊंचे बना दिए, इस टाइप की बिल्डिंग, उसमें लोग रहते थे अंदर। उनका वो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट की तरफ से होती था ये सारा ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वहाँ रहते थे। वहाँ पे क्या करते थे, वो आने जाने वाले शिप्स को रास्ता बताते थे। कोई शिप्स अगर रास्ता भूल गया या कोई खराबी आ गई, उनको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, खाना पीना या कुछ भी, शिप्स में कोई खराबी आ गई, वो भी वो सप्लाई करते थे। ठीक है, और वो
एक तरीके से लाइट भी पूरे समुद्र में लाइटनिंग भी करते थे, उससे पता चले भाई इधर ईस्ट डायरेक्शन है या इधर वेस्ट डायरेक्शन है या इस तरीके से। और मान लो कोई एरिया अगर डेंजर जोन में जहाँ पे शिप्स को नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से भी उसको भी वो रेड अलर्ट या रेड लाइट वहां पे लगा देते थे, भाई इस जगह पे हमको नहीं जाना है। तो ये काम होता था लाइट हाउस का। लेकिन आज की तारीख में इनकी कोई जरूरत नहीं है, खंडर बिल्डिंग्स हो चुकी हैं सारी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जीपीएस है, तो हर कोई जीपीएस से पता लगा लेता है कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है ना। ठीक है, समझ आया? चलो, तो लाइट हाउस हमको बनाना है 75 मीटर ऊंचा। फाइन, तो ये लो साहब, मैंने 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बना दिया। एक्चुअली 75 मीटर ऊंचा नहीं, अंदाजे से। ये मेरा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हो गया। और सी लेवल सपोज करो मैंने ये बना दिया, दिस इज सी लेवल। सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा है, पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्योंकि ऑब्वियस बात है, पानी के ऊपर तो टिकावा नहीं होगा, इसकी जो नींवें होंगी वो तो नीचे ही होंगी ना, ग्राउंड पे होंगी कहीं। तो हमको नीचे वाला जो इसकी लेंथ है या हाइट है या डेप्थ है उसको नहीं देखना, हमको केवल सी लेवल से ऊपर देखना है। तो सी लेवल से ये कितना ऊपर है? 75 मीटर। और जो शिप्स होंगी वो भी तो सी लेवल पे होंगी, जो शिप्स होंगी वो भी तो सी लेवल पे होंगी, वो थोड़ा नीचे होंगी। तो क्योंकि शिप्स सी लेवल पे हैं, इसीलिए उसकी हाइट भी आपको उसने सी लेवल के ऊपर ऊपर की दी है, नीचे नीचे की नहीं दी। अब कल को अगर मान लो टोटल हाइट दे दे, और टोटल हाइट में से आपको बता दे भाई सी लेवल इतना है, तो आपको माइनस करके फिर ऊपर वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। तो वो काम इस क्वेश्चन में हमको नहीं करना, लेकिन वो ऐसा काम करवा सकता है। ठीक है, आप ये देखो कि जो शिप्स होंगी वो कहाँ होंगी? सी लेवल पे ही होंगी ना, सी लेवल के नीचे तो नहीं होंगी। तो इसलिए उसने हाइट आपको डायरेक्टली उसने सी लेवल के ऊपर वाली दी है, यानी कि ये हाइट क्या है? 75 मीटर्स। कर दो मार्क। लेट्स से इसको हम ए बी, इस लाइट हाउस का नाम हम ए बी रख देते हैं, जो परपेंडिकुलर होगा सी लेवल से। और इसकी हाइट जो है वो 75 मीटर हमको क्वेश्चन में की। अब इसके टॉप वाले पॉइंट से, इसका टॉप वाला पॉइंट ए होगा। इस ए से हमको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, दो शिप्स की तरफ। और दोनों शिप्स जो हैं एक दूसरे के पीछे हैं, और दोनों शिप्स जो हैं लाइट हाउस के एक ही साइड पे हैं। या तो दोनों राइट साइड में दोनों, और या फिर दोनों लेफ्ट साइड में। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक को राइट एक को लेफ्ट, क्योंकि ऐसा उसने मना कर दिया। उसने क्या कहा? दोनों सेम साइड ऑफ लाइट हाउस है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को राइट साइड लगा दें। तो राइट साइड में एक पॉइंट में यहाँ लगा देता हूँ अंदाजे से, और एक पॉइंट में यहाँ लगा देता हूँ। दोनों एक दूसरे के पीछे हो गई, और दो बार एंगल ऑफ डिप्रेशन में बना देता हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। एक बार इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक बार इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी, इसका रख देते हैं डी। डन। ओके, डन। यस सर। अब इन दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो क्या गिवन है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेकिन उसने हमको ये नहीं बताया कि 30 डिग्री किसका और 45 डिग्री किसका। कैसे पता करें किसका 30 किसका 45? या मर्जी है जहाँ लगाते हैं, बताओ। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है। अरे वो तो कह रहा है, लेकिन एंगल ऑफ, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो आप डिप्रेशन ऐसे बनाएंगे, लाइक दिस। अच्छा चलो पहले इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग देखो, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है अगर सेम फिगर में बनाए तो। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रायंगल है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? यहाँ से ऊपर से आपको एक नॉर्मल इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी, और इसके और एक्चुअल लाइन ऑफ साइड के बीच का एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जब सेम होते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन में भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही ड्रॉ कर दें, उसमें भी कुछ नहीं जाएगा, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। समझ आया? क्योंकि अगर मैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो, ये आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी। अब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, और एक बनेगा मेरा ये पूरा। ठीक है, अब सपोज करो, ऑब्वियस बात है 30 डिग्री छोटा होगा और 45 डिग्री बड़ा होगा, इतना तो अंडरस्टूड है। तो मान लो मैंने 30 डिग्री बना दिया, ये वाला एंगल मार्क कर दिया, और जो बड़ा वाला एंगल है उसको मैंने 45 डिग्री ये वाला मार्क कर दिया, दिस वन। ठीक है, ये 45 डिग्री मार्क कर दिया। तो बेटा अल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बताओ। और वो 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो 30 45 यहाँ रखने से भी सॉल्व हो रहा है ना क्वेश्चन तो।
ठीक है, बोलो समझ आ गया कि ये चीज। तो अभी के लिए तो आप ये ऐसा वाला फिगर बना दो जिसमें आप ऊपर भी 30-45 मार्क करो और इधर भी 30-45 मार्क करो, इधर भी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री मार्क करो। अच्छा, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, तो दूसरी आईडी पे सारे बच्चे मीटिंग ज्वाइन करो पहले, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फिगर। तो देखो हमको क्या चाहिए, दोनों शिप्स के बीच की दूरी। अब दोनों शिप्स कौन कौन सी हैं, सी और डी, तो इनके बीच की दूरी ये चाहिए हमको, बताओ। सी और डी के बीच की दूरी चाहिए। और सी और डी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, पहले आप बी और डी के बीच की दूरी निकालो, फिर आप बी और सी के बीच की दूरी निकालो, और इस डिस्टेंस में से, बी डी डिस्टेंस में से ये बी सी डिस्टेंस कर दो माइनस, तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी सी डी। बोलो समझ आया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बी डी निकालने के लिए आपको ट्राइंगल बड़ा वाला लेना पड़ेगा, ए बी डी। गए बच्चे, टोटल डिस्टेंस बी डी निकालने के लिए आपको ट्राइंगल बड़ा लेना पड़ेगा, ए बी डी। ठीक है, और ये जो छोटी डिस्टेंस है बी सी, इसे निकालने के लिए आपको ट्राइंगल छोटा लेना पड़ेगा, ए बी सी। दो ट्राइंगल में मैं एडजेसेंट साइड निकालूंगा, इसमें एडजेसेंट साइड बी डी हो जाएगी, इसमें एडजेसेंट साइड बी सी हो जाएगी। ठीक है, और दोनों की अपोजिट साइड 775 मीटर गिवन है, इस वाले की भी सामने ये गिवन है और इस वाले की भी सामने गिवन है। तो अप्रोच समझ में आ गई। दोनों ट्राइंगल्स में अपोजिट साइड गिवन है, एडजेसेंट साइड निकाल लो और दोनों एडजेसेंट साइड का डिफरेंस निकाल लो, तो जो डिफरेंस आएगा वही सीडी होगा। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, अब लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन की प्रेजेंटेशन भी तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन नहीं है, डिप्रेशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है, ये इमेजिनरी लाइन को हम मार्क कर देते हैं, लेट्स से इसको मैं मार्क कर देता हूँ ए पी। ठीक है, तो अब पहले हम ये लिखेंगे कि ये एंगल पी ए डी इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी बी के। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग नाउ हियर। इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो हाइट ऑफ लाइट हाउस लिख दो, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या है, ए बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर। ये किसी का माइक ऑन है भाई, चेक कर लो। ये गिवन है। ऑल्सो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑफ, अब ऑफ लगा के दोनों पॉइंट्स बताओ, एक तो पॉइंट सी और एक पॉइंट डी ना, ऑफ द शिप्स, ऑफ द टू शिप्स, ऑफ द टू शिप्स एट द पॉइंट सी, एक शिप को हमने पॉइंट सी पे फिट किया है, एंड एट द पॉइंट डी। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, ये भी मेंशन करो, दोनों के दोनों सेम साइड ऑफ लाइट हाउस है। जैसा कि मैंने कल क्या बताया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि कोई फिगर भी बना सके, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कोई फिगर बना पाए। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस आर गिवन एज, लेट्स सी दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है, तो रिस्पेक्टिवली करना। पॉइंट सी का क्या गिवन है, 45 डिग्री, पहले हमने पॉइंट सी के बारे में बताया ना, तो पहले इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ, और फिर पॉइंट डी के बारे में बताया तो फिर इसका बताओ 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये हो गया नोट डाउन सभी का, दैट इज, तो मैं फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल कौन कौन से होंगे, पॉइंट सी का 45 डिग्री है, गलत कह दिया क्या मैंने, यस गलत कह दिया। देखो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो पॉइंट सी की तरफ मैं जा रहा हूं ये वाला डिप्रेशन लेके। ठीक है, तो फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, चेक करो, चेक करो क्या बनेगा, 45। की तो सही तो बोला, पॉइंट सी का 45 तो बन रहा है, सही लिखा है, सही लिखा है, गलत नहीं लिखा। देखो फिर से देखो, पॉइंट सी की तरफ देखो,
मुझे बताओ पॉइंट सी की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा। तो पॉइंट सी की तरफ मैं ऐसे गया एसी, एसी हो गई मेरी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट और एपी हो गई मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट। तो एपी और एसी के बीच का एंगल 45 डिग्री तो है, सही लिखा है मैंने पॉइंट सी का 45। और पॉइंट डी का देखते हैं। तो पॉइंट डी की तरफ जब मैं जाऊंगा तो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट हो जाएगी एडी और नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हो जाएगी एपी। इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, मैंने भी 30 डिग्री मार्क किया, चेक करो। और एक्चुअली देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इक्वली होते हैं ना। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही डिप्रेशन में भी बन रहा होगा, ये एलिवेशन में बन रहा है तो यही डिप्रेशन में बन रहा होगा। तो पॉइंट सी पे एलिवेशन में 45 बन रहा है ना, तो पॉइंट सी पे डिप्रेशन पे भी 45 ही बन रहा होगा, नो डाउट, डाउट करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, पॉइंट डी पे एलिवेशन पे 30 डिग्री बन रहा है तो पॉइंट डी के डिप्रेशन में भी चेक करो 30 डिग्री ही बनेगा, इसमें भी डाउट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के बारे में लिख दो। पॉइंट सी के बारे में बताओ कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा, बताओ इस फिगर के हिसाब से बताओ, फिगर के हिसाब से कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा पॉइंट सी का, पॉइंट सी की तरफ डिप्रेशन करना है, चेक करके बताओ। PAC पी ए सी, यस, दैट इज एंगल पी ए सी इक्वल टू हो गया 45 डिग्रीज। एंड 30 डिग्री की तरफ डिप्रेशन करके बताओ पॉइंट डी की तरफ कौन सा एंगल होगा एज पर दिस फिगर, PAD एंगल पी ए डी। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन जो मेरे को आगे का काम है वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन से नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़ेगा। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि दो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन मेरा काम इन दोनों एंगल से नहीं चल रहा ना, मुझे इन दोनों एंगल्स, उन दोनों एंगल्स को इन दोनों एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब उसका काम चालू करते हैं। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे कि एपी और बी डी पैरेलल है, हेयर एपी इज पैरेलल टू बी डी, हेयर एपी इज पैरेलल टू बी डी। एंड ट्रांसवर्सल लाइंस कौन कौन सी हैं, तो पॉइंट सी के लिए ट्रांसवर्सल लाइन है एसी और पॉइंट डी के लिए ट्रांसवर्सल लाइन है एडी। तो क्या लिखेंगे हम, एंड AC and AC and AD are the transversals, तो दो पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल हो तो वहां पे अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, और बनते हैं तो कैसे बनते हैं, इक्वल बनते हैं ना। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इस वाले नीचे वाले एंगल का नाम बताओ क्या बनेगा, ACB। सो एंगल ACB, सो एंगल ACB इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, PAC के बराबर, जो ऊपर निकाल के रखा है अपन ने। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, 45 डिग्री। एंड 30 डिग्री वाला एंगल का नाम बताओ, एलिवेशन में जो है नीचे जो है इसका नाम बताओ, नीचे वाले का, ADB, एंगल ADB इक्वल टू ऊपर वाले एंगल PAD इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। और दोनों का सेम रीजन है तो कंबाइंड फॉर्म में इसका रीजन डाल सकते हैं, बिकॉज दे आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन हो गया है, बस वही काम करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे दो ट्राइंगल्स लेने हैं, पहले कोई सा भी ले लो, पहले बड़ा ले लो, छोटा ले लो, कैसा भी ले लो। तो ABC पहले ले लेते हैं और ABD बाद में ले लेते हैं, और दोनों ट्राइंगल्स के एडजेसेंट साइड निकाल लो, एडजेसेंट साइड का डिफरेंस कर लो, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अच्छा एक चीज सुनो, अगर ये शिप्स अगल बगल में होते, एक इधर होता एक इधर होता, तो एडजेसेंट साइड्स का सम करते फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। मान लो ये D यहाँ नहीं होता और D यहाँ होता, तो ये एडजेसेंट साइड BD ऐसे निकालता मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता, तो फिर टोटल डिस्टेंस C और D का बीच का निकालने के लिए मैं DB को BC से जोड़ता, तो अपोजिट साइड में दोनों एडजेसेंट साइड्स का सम होता, लेकिन सेम साइड पे दोनों एडजेसेंट साइड्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो कल को ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के सेम साइड की जगह अपोजिट साइड आ जाए, बाकी सब सेम दे दे, तो बंदर की तरह कॉपी पेस्ट मत करके आना, ये चेक करना कि अपोजिट साइड गिवन है या सेम साइड गिवन। अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा, दोनों एडजेसेंट साइड्स का सम होगा, फिर डिफरेंस नहीं होगा। डन। चलो, तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री, एंगल ACB कितना है, 45 डिग्री। और देखो आपको ये भी हिंट दिया था कि आपको डिसाइड करना होगा कि कौन दोनों में से कौन सा 40 या कौन सा 30 होगा, तो जितना ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे उतना एंगल बढ़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट से दूर है ना, तो ये छोटा एंगल है, और ये नजदीक है ना, तो ये बड़ा एंगल। जितना हम नजदीक जाएंगे बिल्डिंग के उतनी ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी,
तो 30 डिग्री पे ही गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 45, और थोड़ा नजदीक जाए, बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आ जाए तो बिल्कुल 90 डिग्री पे गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। तो जितना हम बिल्डिंग के नजदीक या ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो उससे भी डिसाइड हो रहा था कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, एंगल ए सी बी 45 डिग्री। अपोजिट साइड इसकी क्या है, ए बी, वो कितनी गिवन है 75 मीटर, और इसकी एडजेसेंट साइड मुझे निकालनी है, वो क्या थी, बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये भी मार्क कर दो कि ये तो है इसकी अपोजिट साइड, बिल्कुल पिछले बार की तरह फॉर्मेट सेट करेंगे हम। बी सी क्या है इसकी एडजेसेंट साइड, लगा दे tan थीटा। सो बताओ tan ए लगेगा, tan बी लगेगा या tan सी लगेगा, ट्राइंगल एबीसी में 10C। सी, क्योंकि एक्यूट एंगल सी पे बन रहा है तो tan सी लगेगा। tan सी इक्वल टू फॉर्मूला वही, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड तो है ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी। अब डेटा पुटअप करो, दैट इज एंगल सी कितना है 45 डिग्रीज, तो इट इज लाइक 1045 डिग्रीज। ए बी कितना है 75 और बी सी पता करना है। और 45 डिग्री जब एंगल बनता है तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस केस में अपोजिट साइड और एडजेसेंट बराबर होती हैं। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, तो ये भी 75 ही निकल के आएगा, चेक कर लेना भी। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन गया तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, उसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दो साइड इक्वल होंगे। सॉल्व करते हैं, 1045 1 होता है, 1 बाय 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, 75 बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इंटू 1 गिव्स मी 75 इंटू 1 इम्प्लाइज बी सी वन जा बी सी और 75 वन जा 75 मीटर। डन। अगेन दूसरे ट्रायंगल को पकड़ लो, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है एबीडी, उसमें एंगल एबीडी 90 डिग्री है, एंगल एडीबी 30 डिग्री एक्यूट एंगल है, अपोजिट साइड सेम ए बी गिवन है पिछली बार की तरह सेम 75 मीटर्स, और लेकिन पूरी एडजेसेंट साइड होगी इसकी, बड़े ट्रायंगल में पूरी एडजेसेंट साइड क्या होगी बी डी, वो हमको पता करनी है। बी डी इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क। मार्क करो, ए बी तो है अपोजिट साइड और बी डी है एडजेसेंट साइड। ठीक है, लगाओ 10, अब की बार 10 किस पे लगेगा, डी पे, एक्यूट एंगल 30 डिग्री डी पे बन रहा है, 10 डी। नाउ 10 डी इक्वल टू फॉर्मूला सेम, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है उसमें ए बी, एडजेसेंट साइड है उसमें बी डी, दैट इज एंगल डी है 30 डिग्रीज। टीना बताओ 10 30 डिग्रीज कितना होता है, 1/√3। अपोजिट साइड 75 मीटर और बी डी मुझे पता करना है, इम्प्लाइज 1/√3 इक्वल टू 75 बाय बी डी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर, बी डी इंटू 1 75 इंटू √3, बी डी बन जा बी डी 75 इंटू √3 75 √3 मीटर। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट बेटा, नो? अब करते हैं दोनों का डिफरेंस, तो सर तो डिफरेंस बीसी में से बीडी को घटाएं या बीडी में से बीसी को घटाएं, हम्म बीडी में से बीसी को हटाइए। ठीक है। वैसे तो आपको देख पा रहे हो उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी में से छोटी घटाते हैं डिफरेंस के लिए, तो ये बड़ी वैल्यू है 75 √3, 75 से बड़ी वैल्यू है, तो छोटे बड़ी में छोटी ऐसे घटा देंगे। और दूसरा हिंट आप फिगर के अंदर से देख लो, फिगर के अंदर से आप देख पा रहे हो कि आपको डिस्टेंस सी डी चाहिए, तो उसके लिए टोटल बी डी में से ये बी सी को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो नाउ फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं हम, हेंस क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स,
तो क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करते हैं ये स्टेप। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स दैट इज सी डी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, बी डी माइनस बी सी। बी डी क्या निकाला था हमने, 75√3, 75√3, और बी सी क्या निकाला था हमने, 75। कितने मीटर, वैसे तो आंसर आ गया वही 75 कॉमन ले लें तो आंसर आता है √3 - 1। चेक करो। मैच करिए आंसर। यस सर, सही है। सही है सर। सही है, समझ में आ गया अच्छे से, बोलो। अच्छे से समझ में आ गया सभी को, बोलो। यस सर। यस सर। अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं, 4। 14, 15, 16, तीन ही तो हैं, 4 कैसे। नो सर 16 ही है। और वो भी पुरानी बुक, 60। पुरानी बुक में 14, 15, 16, तो नई बुक में तो 16 क्वेश्चन भी नहीं है, केवल 2 ही बस, हाँ 14 और 15। ठीक है, तो आपको तो 15 तक ही करना है देखा जाए तो, फिर 15 तक कर लें एक बार, फिर देखते हैं 16 करेंगे कि नहीं करेंगे, श्रद्धा अनुसार देखेंगे बाद में। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन बचते हैं, इनको हम कल देखते हैं फिर, जाओ। ओके। सर ऑफलाइन में कोई आया है क्या? क्या, आपके साइड में ऑफलाइन में भी कोई आया है क्या? नहीं तो, वो तो दूसरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चों को आप 10th कैसे पढ़ा रहे हो? अरे दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं ना भाई, दिमाग जितना उतना यूज किया कर, फिर 10th क्लास है पूरी, उसमें पूरे साल भर यूज करना है। चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। बाय बाय सर।